स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो ये लेक्चर हमारा क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर हमारा चल रहा था। हम ऑलरेडी आधे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में पार्ट 2 कवर करेंगे, मतलब जो बाकी का हाफ बचा है वो चैप्टर खत्म करेंगे और आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है। सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को बताओ कि दीदी लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आज चैप्टर खत्म करना है। ओके, चलो तो फर्स्ट टॉपिक जिससे हम अपनी शुरुआत करेंगे वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो देखो पिछले चैप्टर तक आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि भाई हो गया सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों हुआ वो भी हमने पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर तक ये हो गया था। अब जब डिसइंटीग्रेट हो ही चुका है तो उसका रिजल्ट क्या था, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड ऑफ सोवियत यूनियन and socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics. सोवियत यूनियन के टूट जाने से, बिखर जाने से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। Let us note here 3 broad kinds of changes that resulted from it. ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ब्रॉड ओवरऑल कौन कौन से चेंजेस आए सोवियत यूनियन के टूट जाने के वजह से। Each of these had a number of effects that we cannot list here. कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट्स थे, उन सबको एक एक करके इन डिटेल तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ पाएंगे, पर ऊपर ऊपर से समझते हैं कि ब्रॉड इफेक्ट्स क्या थे सोवियत यूनियन के टूट जाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन के टूट जाने का मतलब था कि कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो चल रहा था वो भी खत्म हो चुका था। मतलब कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच की लड़ाई थी ये, है ना। अब सोवियत यूनियन खत्म मतलब कोल्ड वॉर भी खत्म। ओके, और कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था, आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी। यूएसए कह रहा था कि भाई कैपिटलिज्म बेटर है, सोवियत यूनियन कह रहा था कि नहीं भाई सोशलिज्म बेटर है। अब अगर सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया तो मतलब ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी खत्म। लोग ये मानने लग गए कि सोशलिज्म शायद उतना अच्छा नहीं है, कैपिटलिज्म बेटर सिस्टम है। तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी खत्म हो गई। और क्या हुआ, सिंस दिस डिस्प्यूट हैड एंगेज्ड द मिलिट्री of the two blocks, had triggered a massive arms race and accumulation of weapon and had led to existence of military blocks. The end of confrontation demanded end to this arms race. कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, यूएसए वेपन कलेक्ट करे जा रहा था, सोवियत यूनियन भी वेपन कलेक्ट करे जा रहा था। यूएसए मिलिट्री पर खर्चा कर रहा था, सोवियत यूनियन भी मिलिट्री पे खर्चा कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में एक आर्म्स रेस चल रही थी, वेपन्स की एक रेस चल रही थी कि कौन सबसे ज्यादा मिलिट्री बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा वेपन रखेगा। अब कोल्ड वॉर खत्म तो मतलब इनकी आर्म्स रेस भी यहीं पर खत्म हो गई। The end of Cold War left open only 2 possibility. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज रह गई। क्या थी वो 2 पॉसिबिलिटीज? Either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or group of countries could become important players in international system. क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब 2 पॉसिबिलिटीज रह गई। 2 पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक तो यूनिपोलर सिस्टम बन सकता है,
यूनिपोलर सिस्टम मतलब सोवियत यूनियन खत्म, अब यूएसए इकलौता सुपर पावर बचा, यूएसए सारे कंट्रीज को डोमिनेट करने लगेगा, इसे हम कहते हैं यूनिपोलर सिस्टम। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरा ऑप्शन क्या था कि मल्टीपोलर सिस्टम आ सकता है, कि सोवियत यूनियन खत्म, अब बाकी जो कंट्रीज हैं उनके हाथ में पावर जाने लगेगी एंड नए नए कंट्रीज आने लगेंगे जो यूएसए को टक्कर देने लगेंगे, इसे हम कहते हैं मल्टीपोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे अंदाजे से कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो पॉसिबिलिटीज थी, दो चीजें होने की संभावना थी, एक कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन सकता है, दूसरा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है। एज इट टर्न्ड आउट यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। इन दो पॉसिबिलिटीज में से होता क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, यूएसए के हाथ में सारी पावर चली जाती है। backed by the power and prestige of the US, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ डोमिनेंट। अब क्योंकि यूएसए के हाथ में पावर चली गई, यूएसए तो कैपिटलिज्म को पसंद करता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर कैपिटलिज्म फैलने लग जाता है। इस दौरान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये क्या करते थे, ये बहुत पावरफुल एडवाइजर्स बन गए थे जो अलग अलग कंट्रीज को लोन दिया करते थे एंड अलग अलग कंट्रीज में कैपिटलिज्म को प्रमोट किया करते थे। पॉलिटिकली the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. Politically सब लोग ये कहने लग गए कि बेस्ट तरीका क्या है कि तुम डेमोक्रेसी को फॉलो करो। पॉलिटिकली लोग क्या कहने लग गए कि भाई बेस्ट, सबसे बेस्ट तो क्या होता है कि तुम डेमोक्रेसी को फॉलो करो। ठीक है, और क्या हुआ सोवियत यूनियन के टूट जाने के वजह से, जब सोवियत यूनियन टूट जाता है तो बहुत सारी नई कंट्रीज बनती हैं। पहले क्या था, सारी कंट्रीज सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब सोवियत यूनियन खत्म तो सोवियत यूनियन से अलग अलग कंट्रीज बनती हैं एंड ये अलग अलग नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनने लग जाती हैं। इन अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज के खुद के एस्पिरेशंस थे, खुद के सपने थे, खुद डिसीजन मेकिंग ये लोग किया करते थे। Some of them, especially the Baltic and East European state, wanted to join European Union and become part of NATO. कह रहे हैं कि इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो कि यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप आगे जाके उसके बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। तो इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी, कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो नाटो को ज्वाइन करना चाहती थी। तो ये कंट्रीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड भी थी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue close ties with Russia and also to establish ties with West, US, China and others. ऐसी कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया का पार्ट थी, ये रशिया के साथ भी बना के रखना चाहती थी, यूएसए के साथ भी, चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ भी ये अपने रिलेशंस बनाकर रखना चाहते थे। ठीक है, इस दौरान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नए नए कंट्रीज आ रहे थे एंड उन कंट्रीज की खुद की पहचान थी, खुद का एक इंटरेस्ट था, खुद के सपने थे, अलग अलग डिफिकल्टीज, अलग अलग चैलेंजेस भी ये कंट्रीज फेस कर रहे थे। ठीक है, तो इनके डिफिकल्टीज के ऊपर हम थोड़ा सा अब फोकस करते हैं। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहां तक कूल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहां तक सब कूल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म लेड टू अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो क्या था, सोवियत यूनियन में सोशलिज्म चल रहा था, अब सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत यूनियन सक्सेसफुल नहीं रहा, सोवियत यूनियन बिखर के अलग अलग कंट्रीज में बट जाता है। अब इन सारे कंट्रीज में बोला जाता है कि हम सोशलिज्म को हटा देंगे एंड सोशलिज्म की जगह यहां पर कैपिटलिज्म को लाया जाता है। तो
यहाँ पर अचानक से सोशलिज्म हट रहा था एंड अचानक से इनके ऊपर कैपिटलिज्म को फोर्स करा जा रहा था। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव है जो इन कंट्रीज में आ रहा था कि यहाँ पर सोशलिज्म को रोक रहे हैं और कैपिटलिज्म को लेकर आ रहे हैं, इसी बदलाव को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by World Bank and IMF came to be known as shock therapy. शॉक थेरेपी क्या है? रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में ये जो ट्रांजिशन था कि तुम्हारे यहाँ हम लोग सोशलिज्म को हटा रहे हैं और कैपिटलिज्म को लेकर आएंगे, इसी ट्रांजिशन को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। और इनके यहाँ शॉक थेरेपी में वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन लोगों की हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड amongst the former second world countries but its direction and features were quite similar। कह रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में शॉक थेरेपी का स्पीड अलग था, वहां पर कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस करने का स्पीड अलग था अलग अलग कंट्रीज में, पर ओवरऑल उनका डायरेक्शन सेम था। डायरेक्शन सेम था मतलब सारी कंट्रीज में सेम ही बुरा हाल चल रहा था। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? Each of these countries was required to make a total shift to capitalist economy। इन सारी कंट्री से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये कंप्लीटली सोशलिज्म को भूलकर कैपिटलिज्म को अपनाना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब था कि इनके देशों में तो बहुत पुराने टाइम से सोशलिज्म चलता आ रहा है ना, तो इन कंट्रीज से ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि ये अपने रूट्स को भूल जाएंगे, रूट्स में से सोशलिज्म को हटाकर कैपिटलिज्म को अपनाएंगे। कैपिटलिज्म को अपनाने का मतलब क्या होता है कि अब से प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होने लगेगी। जैसे सोवियत यूनियन में तो क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी सब कुछ, अब इनसे बोला जा रहा था कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टेट एसेट्स थे, जो भी ऐसी चीजें थी जिनको गवर्नमेंट ओन करती थी, उन सबको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को बेचा जा रहा था। ठीक है, पहले इनके यहाँ कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, फार्मिंग में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता था, तो अब इनसे बोल दिया जाता है कि भाई कलेक्टिव फार्मिंग नहीं चलेगी, फार्मिंग में भी कैपिटलिज्म लगाया जाएगा, फार्मिंग भी अब प्राइवेटली करेंगे। ठीक है, और इनसे बोल दिया जाता है, इन कंट्रीज से बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए कोई थर्ड वे नहीं है, कोई तीसरा रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इनसे बोला जाता है दो ही रास्ते हैं, या तो तुम सोशलिज्म अपनाओ या तुम कैपिटलिज्म अपनाओ। सोशलिज्म तुमने अपना कर देख लिया, तुम्हारे देश में सोशलिज्म नहीं चला, तो अब एक ही रास्ता बचा कि तुम कैपिटलिज्म को अपना कर देखो। तो ये बोला जाता था इन कंट्री से। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमी। कह रहे हैं शॉक थेरेपी से इनके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बदलाव आया। इन लोगों से बोला गया कि अब तुम लोग ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होने लग जाता है सडनली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात होती है, कहते हैं कि फ्री ट्रेड के ऊपर ध्यान दो, बाकी कंट्रीज को तुम्हारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करने दो। तो इनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। कहते हैं कि तुम अपनी इकोनॉमी को ओपन करो ताकि बाकी देश के लोग तुम्हारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही थी। The transition also involved a breakup of existing trade alliance। सोवियत यूनियन से कह दिया जाता है कि तुम कुछ साल पहले तक जो भी अलायंस बनाकर ट्रेड कर रहे थे, अब वो अलायंस नहीं चलेगा। तुम्हारा जो पुराना ट्रेडिंग का तरीका था, अब वो तरीका नहीं चलेगा, उस तरीके को बंद कर रहे हैं। अब हम नए अलायंसेस बनाएंगे जिसके थ्रू तुम लोग वेस्ट की कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाओगे। These states were thus to be gradually absorbed into Western economy। तो वेस्ट की कंट्रीज का क्या प्लान था कि हम धीरे धीरे सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड करेंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारा डोमिनेंस वहां पर बढ़ने लग जाएगा। The Western capitalist state now became leaders and thus guided and controlled the development of the region। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, वेस्ट की जो कंट्रीज थी
उनका डोमिनेंस सोवियत यूनियन में बढ़ रहा था, वो कैपिटलिज्म लगाएंगे यहां पर कहकर अपनी चलाए जा रहे थे सोवियत यूनियन में। अब शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस क्या था, शॉक थेरेपी का रिजल्ट क्या था, क्या शॉक थेरेपी सक्सेसफुल रहा या क्या वो सक्सेसफुल नहीं रहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, तो 1990s में जब शॉक थेरेपी आता है तो लोगों की उम्मीदें थी कि शॉक थेरेपी से डेवलपमेंट होगा, पर लोगों से जो प्रॉमिस किया जाता है वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाता। इन लोगों की इकोनॉमी शॉक थेरेपी के वजह से और बिगड़ जाती है। इनके पूरे रीजन में डिजास्टर, मतलब इनकी इकोनॉमी बहुत भयंकर तरीके से बिगड़ जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है इन लोगों के इकोनॉमी का। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते थे जिनको गवर्नमेंट ओन करती थी, पर अब क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिज्म आ रहा था तो इन इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा था ये कह के कि प्राइवेट लोगों को खरीद लेना चाहिए इस इंडस्ट्री को। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज छोटे छोटे दाम में बिक रहे थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत बुरा टाइम था। हम इसे कहते हैं द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। इतिहास में ही सबसे बड़ा सेल हो रहा था कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज छोटे छोटे दाम में बिक रहे थे। ठीक है, एंड जो रशिया के सिटीजन्स थे ना, उनसे बोला जाता है कि हम तुमको वाउचर दे रहे हैं, तुम लोग चाहो तो इन इंडस्ट्रीज को खरीद सकते हो इन वाउचर्स को यूज करके। पर उस टाइम पे रशिया के सिटीजन्स इतने गरीब थे, इतने परेशान थे कि ये सिटीजन्स क्या करते थे, ब्लैक मार्केट में जाकर अपने वाउचर को बेच के कुछ पैसा ले आते थे एंड उन पैसों से वो अपना घर चलाते थे, खाना खाते थे। इतना बुरा टाइम चल रहा था रशिया में। इनकी जो करेंसी है रूबल, रूबल की वैल्यू गिरने लग जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है, मतलब इनके एरिया में हर एक चीज का दाम बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम जब से हटा था, फार्मिंग जब से इन्होंने प्राइवेट कर दी थी, तब से खेती भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से खाने की कमी पड़ जाती है रशिया में एंड रशिया को दूसरे कंट्री से खाना इंपोर्ट करना पड़ जाता है। रशिया की जीडीपी 1999 में रशिया के 1989 के जीडीपी से भी कम हो गई थी, मतलब रशिया जीडीपी के मामले में 10 साल पीछे चला गया था। ठीक है, तो ये इनका हाल चल रहा था शॉक थेरेपी के वजह से। तो पहले तो क्या होता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी रशिया को, है ना। तो गवर्नमेंट ना, देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर के ऊपर फोकस करती है कि लोगों का भला हो, लोगों का डेवलपमेंट हो। तो जब यहाँ से सोशलिज्म हटा तो सारी वेलफेयर स्कीम्स भी हट गई। पहले क्या होता था रशिया में, जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट थोड़े डिस्काउंट, सब्सिडीज ये सब देती थी। अब तो गवर्नमेंट को हटा दिया गया, सब कुछ प्राइवेट ओन्ड हो रहा है, तो गरीबों को जो सब्सिडीज मिल रहे थे वो सब हट जाते हैं, जिसके वजह से गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। मिडिल क्लास के लिए भी ये एक बहुत मुश्किल टाइम था। रशिया में जो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो तो रशिया को छोड़कर ही चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ये सोचकर कि अब रशिया में तो कुछ नहीं रखा, ठीक है, अब रशिया में कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होता है, रशिया में माफिया सब कुछ संभालने लग जाती है। माफिया मतलब गुंडे, डॉन, ठीक है, ये सब। अब क्योंकि वहां पे कोई लीडर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो माफिया हर एक चीज को संभालने लग जाती है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन से रशिया में बहुत ज्यादा परेशानियां आने लग जाती हैं। रशिया में जो रिच लोग हैं वो तो रिच ही थे। ठीक है, देखो जब भी कोई दिक्कत आती है ना, इन जनरल, सिर्फ रशिया की बात नहीं है, हमारे देश में भी या किसी भी देश में अगर दिक्कत आती है तो गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके पास तो है पैसा, वो तो हर डिफिकल्टी को पैसा यूज करके सॉल्व कर देते हैं। मिडिल क्लास के लोग भी मतलब जैसे तैसे, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है सिचुएशंस, पर वो जैसे तैसे कर कर आके मैनेज कर लेते हैं। पर जो गरीब लोग हैं वो बेचारे और गरीब हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिच एंड पुअर के बीच में रीजन डिवाइड हो रहा था रशिया में।
ठीक है, देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रशिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा था। जो रिच थे वो तो थे ही रिच, पर जो गरीब थे वो और गरीब होते चले जा रहे थे। और शॉक थेरेपी में इन्होंने इस चीज के ऊपर तो ध्यान दिया कि सोशलिज्म हटाकर कैपिटलिज्म लाना है, पर ये लोग डेमोक्रेसी के ऊपर ध्यान देना भूल गए। शॉक थेरेपी में इन्हें रशिया और अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी भी लेकर आना चाहिए था, पर ये लोग डेमोक्रेसी के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। इनफैक्ट रशिया एंड और भी बहुत सारे कंट्रीज में तो संविधान भी उतने अच्छे से नहीं बनता, ये लोग जल्दबाजी में संविधान बनाते हैं, जिस वजह से आप देखोगे कि इनके संविधान में प्रेसिडेंट को कुछ ज्यादा ही पावर्स दी जा रही थी। सेंट्रल एशिया में भी ऐसा हुआ कि इन लोगों ने संविधान बनाते टाइम अपने प्रेसिडेंट्स को कुछ ज्यादा ही भर भर के पावर्स दे दी। फॉर एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट कर रखा था। सोचो, कोई प्रेसिडेंट 10 साल के लिए एक टर्म कंप्लीट कर रहा है, एंड जब 10 साल कंप्लीट होते थे ना, तो ये लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, अब हम और 10 साल के लिए रहेंगे पोजीशन में। तो ऐसा कंडीशन चल रहा था। यहाँ पर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलना, रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलना, ये सब अलाउड नहीं था। जुडिशरी का तो कोई कल्चर ही नहीं था, कोर्ट्स, जजेस, ये तो कोई कल्चर ही नहीं था। एंड अगर जुडिशरी थी भी तो जुडिशरी को इतना पावर नहीं दिया जाता था, इतनी आजादी नहीं होती थी जुडिशरी के पास कि जुडिशरी कुछ बोल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी हम देखते हैं 2000 में आने के बाद इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आजादी मिलने के 10 साल बाद इन लोगों की इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एंड कैसे ठीक होती है, ये लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, मिनरल्स, नेचुरल गैस, इन सबको यूज करने लगते हैं, इनका एक्सपोर्ट करने लगते हैं, तब जाकर इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होती है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ऑयल एंड गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी ऑयल पाइपलाइन लगाकर अपने इनकम को इंक्रीज कर दिया है। कुछ कंट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो उसमें हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं था कि इंडिया को आजादी मिलने के बाद सब चिल था, सब बढ़िया था। आजादी मिलने के बाद भी हमने बहुत सारी दिक्कतों को सहा। सेम चीज रशिया एंड बाकी कंट्रीज के साथ भी हुई। ऐसा नहीं था कि आजादी मिलने के बाद सब बढ़िया चल रहा था, या सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सब बढ़िया चल रहा था। इनको भी स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे वॉर, सिविल वॉर, ये सब देखना पड़ता है। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग दिक्कतें थी, वो एक एक करके समझते हैं। रशिया में 2 रीजन्स थे, एक को कहते हैं चेकनिया और एक को कहते हैं दागिस्तान। ठीक है, तुम इसे बोल जैसे मर्जी लो, रशियन नाम है। ठीक है, पर स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में स्पेलिंग सही लिखकर आना, नंबर कट जाएंगे वरना। तो ये 2 रिपब्लिक्स थे, एंड ये 2 रिपब्लिक्स बहुत वायलेंस करके बोल रहे थे कि हमें तो रशिया छोड़ के जाना है, हमें रशिया से हटना है। तो ऐसे में रशिया क्या करता है, इन लोगों को चुप कराने के लिए बहुत भयंकर वायलेंस कर देता है इनके ऊपर मिलिट्री बॉम्बिंग हो रही होती है, इन लोगों के ह्यूमन राइट्स को छीन लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रशिया में ये दिक्कत चल रही थी स्टार्टिंग में। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो 10 साल तक सिविल वॉर चलता है, 2001 तक सिविल वॉर चल रहा होता है। ठीक है, सिविल वॉर मतलब जब देश के ही लोग आपस में लड़ते हैं उसे सिविल वॉर कहते हैं। ओके, इन डिटेल आपको इन सारे टॉपिक्स में नहीं जाना है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आपको एक टॉपिक में समझा रहे हैं कि यहाँ इन सारे देशों में स्टार्टिंग में कुछ कुछ दिक्कतें चल रही थी। वो क्या कुछ कुछ दिक्कतें थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स में लोग ये डिमांड करते थे कि हमें इस देश को छोड़कर जाना है, इस देश से हटना है। तो अजरबैजान में क्या होता था, एक प्रोविंस था नगोर्नो कराबाख नाम से। ये जो प्रोविंस था, इस प्रोविंस के लोग कह रहे थे कि हमें आर्मेनिया ज्वाइन करना है।
ठीक है, हमें अजरबैजान से हटकर, उस कंट्री से हटकर अर्मेनिया जाकर ज्वाइन करना है। ठीक है, जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया में भी दो हिस्से थे जो कह रहे थे कि हमें जॉर्जिया का पार्ट नहीं रहना, हमें तो आजाद होना है। और जॉर्जिया में भी क्या था, सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, इन तीनों रीजन्स में ये भी था कि यहाँ के लोग अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस दौरान अलग अलग कंट्रीज रिवर वाटर को कैसे शेयर करें, इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इस टाइम पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो कि इन कंट्रीज में रहते थे, उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उनको ऐसा लगता था कि यार स्टेबिलिटी तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इनके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इन मिनरल्स को यूज करके इन्होंने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ठीक करना स्टार्ट करा। ठीक है, इट हैज बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स। सेंट्रल एशिया आज के टाइम पर एक कंपटीशन जोन है। हर एक कंट्री यहाँ पर पहुंचना चाहती है, हर एक ऑयल कंपनी यहाँ पर पहुंचना चाहती है। रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया, ये सब ऐसे रीजन्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया के काफी पास हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जब से 9/11 हुआ है, 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में, तो जब से 9/11 हुआ है, यूएसए को लगता है कि यूएसए को सेंट्रल एशिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए ताकि ये लोग इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ध्यान रख पाए। तो इस दौरान यूएसए क्या करता है, यूएसए सेंट्रल एशिया की टेरिटरी के ऊपर से प्लेन चलाना स्टार्ट कर देता है, मिलिट्री बेस लगाना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीजें रशिया को पसंद नहीं आती क्योंकि सेंट्रल एशिया का इलाका रशिया के पास पड़ता है। तो रशिया हमेशा मानकर चलता है कि सेंट्रल एशिया में तो रशिया का डोमिनेंस रहेगा। तो जब यूएसए सेंट्रल एशिया के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर देता है, रशिया को वो चीज पसंद नहीं आती। चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है सेंट्रल एशिया वाले रीजन में, क्यों? क्योंकि वहां से चाइना को ऑयल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, चाइना ने यहाँ के साथ ट्रेड भी करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट, ईस्टर्न यूरोप में क्या दिक्कत थी, ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक है चेक्स और एक है स्लोवाक्स। ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेती हैं। पर सबसे भयंकर लड़ाई कहां पर होती है, वो होती है बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लेविया में। यहां पर सबसे वायलेंट लड़ाई होती है। 1991 के बाद ये जो इलाका था ये अलग अलग देश में बट जाता है। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इस टाइप के अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस बनने लग जाते हैं। यहाँ के जो एथनिक लोग थे, यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, वो अपने आप को सर्ब्स बुलाते हैं। सर्ब्स को ये चीज पसंद नहीं आती और एथनिक लोग क्या करते हैं, जो भी बाहर के लोग थे, जो भी नॉन सर्ब्स थे, उनको मारना, मास मर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं, मैसेकर करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में नाटो बीच में आता है, बीच में बॉम्बिंग भी होती है, सिविल वॉर भी होती है, फिर धीरे धीरे जाकर यहाँ पर इशू ठीक होने लगता है। तो इस टॉपिक से हमें ओवरऑल ये समझना है कि जब सोवियत यूनियन बिखरा तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अलग अलग देश में अलग अलग इश्यूज चल रहे थे। ओवर टाइम इन्होंने अपने इश्यूज को एक एक करके सॉल्व करा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया का सोवियत यूनियन के कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसा रहा है वो समझते हैं। तो इंडिया ने हर एक पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे हैं। ठीक है, पर सबसे बढ़िया रिलेशन है हमारा रशिया के साथ। ठीक है, तो हमारी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के अगर आप रिलेशन देखो तो ये दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हमारा एक कल्चरल कनेक्ट भी है। तो इंडिया के जो हीरोज हैं, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, इन सब के नाम रशिया के लोगों को पता है। ये लोग हिंदी गाने भी सुनते हैं, हिंदी मूवीज के बारे में भी इन्हें पता होता है। तो एक कल्चरल कनेक्ट भी है हम दो कंट्रीज का। बाकी रशिया एंड इंडिया के सपने, विजन भी सिमिलर हैं। रशिया एंड इंडिया हम दोनों चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने।
मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी दुनिया जहां पे हर कंट्री के हाथ में पावर हो। ऐसा नहीं कि पावर सिर्फ यूएसए के हाथ में है, पावर हर कंट्री के पास जाना चाहिए। हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर विश्वास रखते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब, अच्छा ऐसा होता है क्या कि तुम्हारी अगर लड़ाई हो जाती है किसी बच्चे के साथ तो तुम कॉल करते हो और बोलते हो कि भाई लड़ाई हो गई जल्दी से आजा, ठीक है, तो तुम्हारे सारे भाई आ जाते हैं तुम्हारी मदद करने। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। तो रशिया एंड इंडिया का मानना है कि अगर एक भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो हम सबको पहुंच जाना चाहिए उस कंट्री की मदद करने के लिए। इसी को ही हम कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। हमारा मानना है ग्रेटर रीजनलिज्म, एक रीजन की पावर बढ़नी चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसे बातचीत करके, नेगोशिएशन करके सुलझा दो। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए हर कंट्री की। डिसीजन मेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। डेमोक्रेसी को और आगे लेकर जाओ। हर एक कंट्री को एम्पावर करो, हर एक कंट्री को ऐसा फील कराओ कि उनके पास खुद के डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। तो इन मामलों में रशिया और इंडिया की सोच मिलती जुलती है। 80 से ज्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट इंडिया और रशिया ने साइन कर लिए हैं। बायलेटरल एग्रीमेंट मतलब जब दो कंट्री साथ में मिलकर एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम उसे बायलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के साइन हो रखे हैं। इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट का पार्ट था ये। इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 में साइन हुआ था। इंडिया को काफी फायदा होता है रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके। कश्मीर इशू की जब भी बात होती है इंटरनेशनल लेवल पर, रशिया हमें सपोर्ट करता है। रशिया से हमें मिलते हैं एनर्जी सप्लाईज। रशिया हमारे साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है। इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो रशिया हमारे साथ शेयर करता है। सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है अगर हम रशिया के साथ बनाकर रखें। और आजकल के टाइम पे चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, तो चाइना के पावर को बैलेंस करने में रशिया हमारी मदद करता है। और रशिया को भी फायदा होता है हमारे साथ बनाकर रखने में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए। इंडियन मिलिट्री बहुत सारा हार्डवेयर खरीदती है रशिया से। इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है। रशिया जो है बहुत सारे ऑयल क्राइसिस जब जब हुए हैं हमारे देश में, रशिया ने हमारी काफी ज्यादा मदद भी करी है। और हमारा आगे जाकर भी यही प्लान है कि रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज के साथ हम लोग अपने इंपोर्ट्स को और बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑयल फील्ड्स के इन्वेस्टमेंट के मामले में भी रशिया और इंडिया साथ में मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स में भी रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री में भी रशिया ने बहुत ज्यादा मदद करी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत थी तो वो हमें रशिया ने ही दिया था। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में रशिया और इंडिया ने साथ में मिलकर काम कर रखा है। ओके, इसी के साथ बच्चों कन्फेटी टाइम। कन्फेटी टाइम मतलब फाइनली हमारा चैप्टर खत्म। सब लोग क्लैपिंग करो, बहुत ही बढ़िया बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम लोगों ने एक और चैप्टर मेरे साथ खत्म कर लिया है। अब भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। तो ये तो थी हमारी YouTube क्लास, पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में होंगी लाइव क्लासेस जहां पर आपको डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इस बैच में हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो। आप लोगों के लिए सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन भी हम लोग रखेंगे। इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ये फिलहाल हमारे बैच को ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है मैं आपको वो बताती हूँ। तो अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक दिखेगा, क्लास 12 कहकर एक लिंक दिखेगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे
तो आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो। फिर एक और पेज ओपन होगा, उस पेज में आप सेलेक्ट करो कि कितने मंथ्स तक आपको हमारा बैच चाहिए, एंड फिर आपसे एक कोड मांगा जाएगा। तो कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही सब बताना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।